ये थोड़ा सा ये कर दिए हैं कि अपने क्लास का ऐड भी हो जाएगा। पता है ना कि इसका क्या एरिया है निबंध का, पता है ना आप लोगों को? दीपिका, बीपीएससी 68 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है निबंध को। और ये निबंध जब बीपीएससी में लिया गया है तो ये ध्यान में हमें रखना है कि हम किसके लिए निबंध लिख रहे हैं, बीपीएससी के लिए। इस बात को पहले जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो ये ध्यान में रखिएगा कि बीपीएससी के लिए हम निबंध लिखने जा रहे हैं, नॉट यूपीएससी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सब मेंस एग्जामिनेशन में देखते होंगे, मेंस एग्जामिनेशन में, कि किसी भी जीएस में या ऑप्शनल जब हुआ करता था तो ऑप्शनल में भी ये लिखता था कि कंक्लूजन में और भूमिका में, विशेषकर कंक्लूजन में, किसी भी आप टॉपिक पे या किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो उसमें बिहार की प्रासंगिकता क्या होगी, बिहार के लिए ये टॉपिक या ये आंसर कितना जो पूछा गया है, तो बिहार के संदर्भ में चर्चा करना ही पड़ता था। तो निबंध को लिखने के क्रम में भी इस बात को ध्यान में रखना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बिहार का है, इसलिए किसी भी विषय वस्तु पर लिखेंगे तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि बिहार के संदर्भ में दे। किसके संदर्भ में दे? बिहार के संदर्भ में दे। सबसे पहली बात आपको यहां ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बिहार के संदर्भ में किसी भी विषय वस्तु को लिखे तो वहां बिहार के संदर्भ में जरूर लिखने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि निबंध कहते किसको है? आखिर सिविल सेवा में निबंध को क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया 68 में? वैकल्पिक विषय को क्यों हटाया गया और उसके स्थान पर निबंध को इतना महत्व क्यों दिया गया? अन्य राज्य लोक सेवा आयोग जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये पहले से था ट्रेंड्स में, संघ लोक सेवा आयोग में ये बहुत पहले से है, तो बिहार में क्यों और बिहार की सिविल सेवा में क्यों? ऑप्शनल का जो इंपॉर्टेंस था उसको एकदम गौण कर दिया गया, तो क्यों? इसका मतलब है कि जो निबंध है अब बिहार में, ये सिलेक्शन में और रैंक निर्धारण में दोनों में बहुत ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसके अलावा आप लोगों को यह भी पता होगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दीपिका बताइए क्या कर रहे हैं? कि यह एक टाई ब्रेकर होगा, याद रखिएगा। ये क्या कह रहा है कि एक टाई ब्रेकर है, टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर का मतलब आप जान ही रहे हैं, जो कुछ भी होगा जो महत्वपूर्ण निर्णय होगा वो किसके आधार पर होगा? निबंध के आधार पर होगा। तो ये टाई ब्रेकर की भूमिका में है। अगर आपका एज या आपका वरीयता का जो निर्धारण होगा वो निबंध के मार्क्स के आधार पर होगा, निबंध के मार्क्स के आधार पर होगा। यह है इंपॉर्टेंस बीपीएससी में किसका? निबंध का। अब हम लोग मूल विषय वस्तु पे आते हैं कि बिहार लोक सेवा क्या
बीच बीच में नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो सकता है, नेटवर्क इशू है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। सिविल सेवा में यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में लिखते जाइएगा लोग, जिन लोगों को लिखना है अपना लिखते जाएंगे। पहला क्लास है ये, निबंध क्यों। निबंध के प्रत्येक पहलू पे आज चर्चा होगी, निबंध क्यों। फिर एक पहलू इसका और भी है कि निबंध का विषय क्षेत्र क्या होगा, विषय क्षेत्र क्या होगा। और विषय क्षेत्र से एक और निकल के आता है कि निबंध की प्रकृति कैसी होगी। नाहिदा, आपको आवाज मिल रही है? फिर उत्तर संरचना किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का। आई बात समझ में? मेन जो आपका ये है, इसके उत्तर संरचना को लेकर समस्या यहीं पे है, क्योंकि पहले से हम अभ्यस्त भी नहीं है, तो फिर आंसर का फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे, या निबंध का आंसर कैसे लिखा जाता है, इस पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना होगा। जनरली किसी भी निबंध में, चाहे एकेडमिक हो या प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप निबंध लिखते हैं, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इसकी भूमिका, निबंध की भूमिका, जिसको आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बोल सकते हैं। दूसरा होता है मेन बॉडी, इसको मुख्य भाग बोल सकते हैं, मुख्य भाग, मेन बॉडी। और तीसरा होता है उपसंहार, जनरली बोलते हैं, या निष्कर्ष। अंग्रेजी में कहे तो इसको कंक्लूजन। ये 3 एरिया होता है, और जब ये तीनों पार्ट आप राइट डाउन कर देते हैं किसी भी विषय वस्तु पर, तो आपका निबंध पूरा हो जाता है। ठीक है। अब प्रश्न यह है कि बीपीएससी में एक निबंध तो नहीं होगा, ये तो मॉडल आंसर से स्पष्ट है। निबंध एक नहीं लिखना है, बल्कि इसके भी जीएस की तरह 3 सेक्शन बनाए गए हैं। इसके भी 3 सेक्शन है। जैसे जीएस फर्स्ट और सेकंड पेपर में सेक्शन वाइज है, इसका मतलब है कि इसका एरिया भी तीन तरह का होगा, और तीनों सेक्शन में
सेक्शन जो फर्स्ट है, सेक्शन सेकेंड है और सेक्शन थर्ड है। तीनों में से एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कुल आपका 3 आंसर होगा, 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। अभी आपको यह भी जानना है कि 3 क्वेश्चन है और बीपीएससी ने निबंध के लिए भी 300 मार्क्स निर्धारित किए हैं। 300 मार्क्स टोटल जो मार्क्स होगा वो 300 का होगा, 300 मार्क्स। इसका मतलब है कि तीनों सेक्शन से 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक सेक्शन, तीनों सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन होंगे, 4-4 क्वेश्चन। और 4 में से एनी वन का आंसर आपको क्या करना है, देना है, जो 100 मार्क्स का होगा। विकल्प के रूप में आप देखें तो 12 क्वेश्चन में से कितने का आंसर देना पड़ा, 3। तो विकल्प की कमी नहीं होगी। अब आगे जो होगा, आयोग के द्वारा जो भी बदलाव किया जाएगा तो उस समय की बात है। वर्तमान में जो वो अपना पैटर्न एक मॉडल आंसर के माध्यम से प्रस्तुत करने का कोशिश किया है, तो उसमें 12 टोटल क्वेश्चन होंगे 3 सेक्शन में और 3 का आंसर देना होगा। हर एक सेक्शन का 100 मार्क्स वेटेज है और कुल तीनों सेक्शन मिलाकर के 300 मार्क्स का होगा। इतना तो स्पष्ट हो लिया हम लोग। देखिए, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 67वीं तक की जो परीक्षा हुई है उसमें ऑप्शनल भी था तो 1 था, इससे पहले ऑप्शनल 2 होता था 60वीं से 62वीं की परीक्षा से पहले, तो ऑप्शनल भी 300 का होता था। और इसमें ऑप्शनल में नंबर को लेकर के काफी फ्लक्चुएशन था, उठा पटक था। तो एक तरह से कहिए तो नॉर्मलाइजेशन वाले यहां पे फॉर्मूला लागू होता है। किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आईआईटीएन है, मेडिकल है, मैनेजमेंट के फील्ड से हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस के हैं या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, सबके लिए वही क्वेश्चन और उसी सब में से आपको आंसर देना पड़ रहा है। तो यहां पे माने रखेगा कि किसको कितना मार्क्स आता है और किसको कितना मार्क्स आएगा वो उसके पूरे अभिव्यक्ति पे, वो लेखन शैली पे डिपेंड करेगा। प्रश्न ये भी है कि लेखन शैली किस प्रकार का होना चाहिए। अभी आपका एक एवरेज है लेखन शैली या एवरेज से बिलो है तो मार्क्स तो अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अच्छा मार्क्स लेने के लिए आपको मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, यूपीएससी में मेरा फिलॉसफी था, बीपीएससी में एलएसडब्ल्यू रहा, ज्योग्राफी भी रहा, तो ये सब दौर हमने देखा। तो मोटे तौर पर आप बहुत सारे सब्जेक्ट का हम लोगों ने इस क्रम में अध्ययन भी किया, फाइनली सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे का जो क्या बोलते हैं, जो विषय क्षेत्र होता है, एक तरह से आप देखें तो
कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहे हैं जैसे दर्शन शास्त्र, हिंदी साहित्य, संविधान राज्य व्यवस्था या पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, सोशियोलॉजी कह सकते हैं, ज्योग्राफी के भी जो पर्यावरण से रिलेटेड है, इन सभी एरिया से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है और पूछे जाते रहे हैं। और जीएस में भी लगभग वही एरिया है, चाहे अर्थव्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, कुछ बिहार के संदर्भ में भी आप जीएस में लिखते रहे हैं तो उस टाइप के टॉपिक है जैसे बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, वहां से भी सवाल बन सकता है, बिहार के संदर्भ में भी बन सकता है या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी बन सकता है। ऑप्शनल में जो 300 मार्क्स आता था एक आकलन कीजिए, हाईएस्ट मार्क्स जो टॉपर्स के मार्क्स होते थे 180 मार्क्स होते थे। 150 से 180 मार्क्स लाने वालों का सिलेक्शन 66वीं तक होते आया है। ये लेकिन वहां जीएस का मार्क्स भी माने रखता था। अब यहां एक जो ऐसे हिस्ट्री ऑप्शनल हुआ, एलएसडब्ल्यू हुआ, उन लोगों को इतना मार्क्स नहीं आता था, या कभी कभी बीपीएससी में सब्जेक्ट का हिट होना, सब्जेक्ट को इस बार हिट नहीं हुआ, उसमें मार्किंग कम हो गई, यहां उस तरह की बात थी। तो ये वाला जो कंडीशन था दिखाई देता था, मैथ्स वाले को अधिक मार्क्स मिल गया तो इस बार हिंदी को अधिक मार्क्स मिल गया, संस्कृत को, पर्शियन को, तो इस तरह की बात थी। अब आप मान के चलिए कि 180 वाले भी डाउन होंगे और 150 वाले भी आगे जा सकते हैं। मेरा मानना है कि 160 से 170 जिसको मार्क्स मिला या मिल जाता है और जीएस में ठीक ठाक मार्क्स आता है तो उनका ना बल्कि सिलेक्शन होगा बल्कि वो रैंकर्स भी बन सकते हैं। ऐसे में ऑप्शनल जैसे मार्क्स नहीं मिलते हैं, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो बीपीएससी के परीक्षा पैटर्न में इस बदलाव को हम सब या आप लोग समझ गए। अब इतना मार्क्स कैसे आएगा, निबंध को हम कैसे लिखेंगे, 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि 12 जो क्वेश्चन होंगे उसका एरिया अलग अलग होगा। तो इसका मतलब है कि सभी एरिया को कवर करना होगा या उसमें से कुछ खास एरिया को हम टेकल करेंगे, बहुत बढ़िया से तैयारी करेंगे, उस खास एरिया पर फोकस करेंगे अपने इंटरेस्ट के अनुसार, क्योंकि 12 टॉपिक है तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, तभी जाकर के एक बेहतर मार्क्स हम लेंगे। नहीं तो पूरे समग्रता के बारे में अगर आप सोचते हैं कि 12 टॉपिक है, 12 एरिया, तो उतना तैयारी करेंगे तो ये संभव नहीं। कुछ खास एरिया पर आपको फोकस करना होगा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फोकस करना होगा। अब फिर प्रश्न उठता है कि इसका प्रबंधन करना होगा, बेहतर प्रबंधन चाहिए बेहतर मार्क्स के लिए। विषय वस्तु के साथ साथ विषय क्षेत्र का भी चुनाव पहले से निर्धारित करना होगा और फिर परीक्षा हॉल में जाने के बाद भी आप अपनी तैयारी और वहां इंटरेस्ट आपको क्या आ रहा है नहीं आ रहा है तो वहां पर भी इसका प्रबंधन करना होगा। तो वहां प्रबंधन ना करके पहले से प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि समग्र रूप में निबंध का प्रबंधन किस प्रकार करना होगा। आप लिख सकते हैं समग्र रूप में निबंध का प्रबंधन किस प्रकार करना होगा। पहले सिर्फ प्रश्न को क्रिएट कीजिए, इस पे सोचिए पहले मैनेजमेंट के बारे में, क्या, क्यों, कैसे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि निबंध किस तरह का होगा, उसका स्ट्रक्चर, निबंध किस किस क्षेत्र से पूछे जाते हैं, अर्थात उसका वर्गीकरण क्या है, निबंध की क्या विशेषताएं होती है, एक प्रभावी लेखन शैली किस प्रकार से
का होना चाहिए, उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रबंधन है किस प्रकार का होगा ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जो चुनौतियां हमारे सामने उभर करके आएंगी वो ना आए। और सबसे ज्यादा अगर चिंता करना है या चिंता की बात है सभी अभ्यर्थियों के लिए तो इसी बात को लेकर के। तो एग्जामिनेशन हॉल में निबंध के प्रबंधन को लेकर के अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। हमें अत्यधिक सतर्क होने की जरूरत है। इसकी कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती है। यहां इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विषयक ज्ञान की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। तो अंतर विषयक जो ज्ञान होगा वो लगातार अभ्यास से होगा। विभिन्न विषय वस्तु पर छपे आलेख संपादकीय को पढ़ने से होगा। कुछ मानक पुस्तकों का भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि सिविल सेवा के लिए हम निबंध लिखने जा रहे हैं तो वहां संवैधानिक मूल्यों का भी ध्यान रखना होगा। यहां अभिव्यक्ति की बात हो रही है लेकिन अभिव्यक्ति को लेकर के आपकी सीमाएं भी होंगी, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज के लिए निबंध लिखने जा रहे हैं। ठीक है। इतना तक तो आपके माइंड में जितना भी सारा क्वेश्चन है ये पूरा घूम रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। बहुत सारा प्रश्न आपका जो है स्वयं का जो है खुद से पूछ रहा होगा कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा। और ये होना स्वाभाविक भी बात है। अब अत्यधिक सतर्कता को लेकर के हम अगर बात करें, सतर्क होंगे तभी परीक्षा हॉल में हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, निष्पादन बेहतर हो पाएगा। क्या राम कुमार सर, ऐसी बात है ना? हाँ बिल्कुल। उस वजह से 3 भाग आपने बताया, भूमिका, विभाग और उपसंहार। नीचे निष्कर्ष भी तो होगा। वही है, उपसंहार को ही निष्कर्ष बोलेंगे। पूरी निबंध का एक सार के रूप में आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने शब्दों में और भाषा, शब्द पे बात होगी। अभी जस्ट हम लोग वही उसी विषय वस्तु पे आ रहे हैं कि भूमिका कितने शब्दों में होनी चाहिए, फिर इसका जो मेन बॉडी होगा वो कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए, कितने पैराग्राफ्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसका निष्कर्ष कितने शब्दों में होना चाहिए। क्योंकि हमें एक नहीं लिखना है ना, संघ लोक सेवाओं की परीक्षा में एक लिखना है। यहां पे क्या है, हाँ निखिल भाऊ, हाँ लिंक शेयर कर दिए हैं। अच्छा लिंक शेयर किए हैं। लिंक शेयर। अच्छा ठीक है, वही मुझे फोन करते हैं। आपको कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है सर? अभी इंट्रो है, इंट्रो हो रहा है अभी से। अच्छा ठीक है, ज्वाइन करते हैं सर।
ठीक है। तो इन भाषा का जो प्रयोग होगा वो किस टाइप का होगा? वो किस टाइप का होगा। अब प्रश्न करने लगे आप, सभी पहलुओं पे बात होगी, ठीक है ना। दो तीन बात और मैं कहूंगा, उसके बाद में आपके जितने भी सारे प्रश्न हैं उस पे मैं आऊंगा। एज ए परीक्षार्थी बताइएगा। एकदम एज ए परीक्षार्थी ही बात होगी। देखिए, मैं कुछ बोर्ड पे अभी लिखने जा रहा हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप निबंध के लिए कुछ भी आप ये करें तो आपकी आपका पहला कॉपी है, तो उसको मेन जो अभी चीज है, जो भी पॉइंटेड फॉर्म में आप लिख रहे हैं, तो आपको वो क्या करेगा, रिकॉल करेगा कि निबंध को कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है या अन्य जो लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, उसमें सभी परीक्षार्थियों को स्पष्ट रूप से निबंध के विषय में निर्देश दिया जाता है। क्या निर्देश होता है, इसको लिख लीजिए, तब आपको और कुछ समझ में आने लगेगा। प्रायः सभी सिविल सेवा के परीक्षार्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि यह निर्देश दिया जाता है कि, ध्यान दीजिएगा, उम्मीदवार से निबंध के विषय में, उम्मीदवार से निबंध के विषय में आसपास रहने अपने विचारों के क्रम को व्यवस्थित रखने और संक्षिप्त रूप में लिखने, और संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रत्याशा की जाती है। प्रभावी तथा सही अभिव्यक्ति को
महत्व दिया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण बात है ये, है ना। क्या लिखा हुआ रहता है जनरली किसी भी परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो इस तरह से स्पष्ट निर्देश होता है सिविल सेवा परीक्षा निबंध के लिए। आसपास रहने, विचारों के क्रम को व्यवस्थित रखने, संक्षिप्त रूप में लिखने, और यहां पे है प्रभावी तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाएगा। रामकुमार सर देख रहे हैं ना। ये सर एकदम बढ़िया है। आसपास रहने का मतलब किसके आसपास रहने? निबंध का ऐसे का जो टॉपिक होगा या कहे तो जो सब्जेक्ट होगा या विषय क्षेत्र होगा उसके आसपास रहने की आते हैं उस पे। फिर कह रहा है जैसे में कोई भी विषय है, आप मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में आप देख लेते हैं कि महिला सशक्तिकरण अगर दे दे तो महिला सशक्तिकरण पे आपको लिखना है, तो ऐसा नहीं है कि किसी और चीज के सशक्तिकरण पे हम बात करने लगे। उसके आसपास इर्द गिर्द हमें रहना है। मोटे तौर पर आप कहें तो विषय वस्तु के भटकाव से आपको क्या करना है? बचना है। क्या यही बात है ना? एक निर्देश का मतलब यही हुआ, आसपास रहने का मतलब कि विषय वस्तु के भटकाव से आपको बचना है अपने लेखनी के क्रम में। दूसरा, विचारों के क्रम को क्या करना है? व्यवस्थित रखना है। बात करने, अपनी बात को रखने का एक सलीका होता है जो तार्किक भी होनी चाहिए, लॉजिकल भी होनी चाहिए और उसमें फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी बात को, किसी भी विषय वस्तु पर अपने विचार को हम रख रहे हैं तो जो पहले रखना चाहिए उसको बाद में, और जो बाद में रखना है उसको पहले रखते। तो यहां विचार का क्रम जो है व्यवस्थित की जगह क्या हो जाता है? अव्यवस्थित हो जाता है। और जनरली किसी भी सब्जेक्ट के आंसर में ये होना चाहिए, ये निबंध ही में ही नहीं होना चाहिए, किसी भी विषय के वो में होना चाहिए आंसर। और बात लंबी चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? संक्षिप्त रूप में। यहां संक्षिप्त रूप का मतलब यह है इसको संक्षेप में कैसे करेंगे। इसके लिए मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस तरह से आप जब आंसर में लिखेंगे इस तरह का शब्द चयन करेंगे कि कई सारे शब्दों का एक अर्थ निकल के आ जाता है एक शब्द के माध्यम से, एक वाक्य के माध्यम से। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा। इसके बाद प्रभावी और सही अभिव्यक्ति। तो प्रभावी कब होगा? जब क्रमबद्धता होगी, उसमें व्यवस्थित होंगे। और सही अभिव्यक्ति कहने का मतलब वो पूरा आपके विचार में क्या होना चाहिए? पारदर्शिता होनी चाहिए। आपके विचार तर्कपूर्ण होने चाहिए। और तर्कपूर्ण तब होगा जब सही तथ्यों से आप संतुष्ट होंगे,